जिस जेनजी को ये माना गया कि नॉन सीरियस हैं, ये ध्यान नहीं देते, उसी जेनजी की पार्टी से केंद्र की सरकार नेगोशिएट कर रही है। पूरा विपक्ष उनको समर्थन देने जा रहा है। इस देश का हर राजनीतिक पार्टी उनको समर्थन देने संसद नहीं चल रही है, होड़ मची हुई संसद नहीं चल रही। क्या कहेंगे आप इसको? युवा शक्ति ही किसी भी सत्ता में परिवर्तन या मुद्दे जो होते हैं उनको लेकर के आगे आती है। तहरीर चौक, पूरा इजिप्ट का जो है 30 साल का उनका हुस्नी मुबारक का शासन उलट दिया। बिल्कुल। फिर बांग्लादेश, नेपाल, सब पे हमने देखा कि जहाँ जहाँ परिवर्तन हुए। भारत में भी मैं ये नहीं कहता कि भारत बांग्लादेश नेपाल जैसा बन जाएगा, वो बनना भी नहीं चाहिए। अभिजीत दीप के हिंदुस्तान आते हैं, शुरुआत में सरकार उनको बड़े तरीके से हैंडल करती है, पुलिस उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करती है, अपने साथ ले जाती है, परमिशन देती है, बिठाती है, लेकिन उस घी में लौ डालने का काम सोनम वांगचुक करते हैं। तो डॉक्टर लोहिया का वो कथन, सड़कें सुनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगी। और दूसरा कथन कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। जिंदा कौम सड़क पर बैठी हुई है, 5 साल, अभी 3 साल बाकी है, वो इंतजार नहीं कर रही है। तो ऐसे में सरकार को के सामने इनसे बात करने का, इनको इंगेज करने का, इनकी मांगों पर विचार करने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था। अब ये बात इस बात पे अटक गई है, एक मांग नॉन नेगोशिएबल है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो क्या ये बात यहीं आकर रुक गई है? सरकार ने इतने लंबे समय तक अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आज इस स्थिति में सरकार कोई 2 कदम पीछे हटेगी। इस इस्तीफे को लेकर जो सरकार इतनी अड़ी हुई है, किसका प्रेशर है? सरकार पे, मोदी जी पे किसी का दबाव नहीं चलता। अगर ये कह दे कि अनुशासित संगठन मोदी जी पर दबाव डाल रहा होगा या राष्ट्रीय सेवक संघ का दबाव होगा कि इस्तीफा नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी पे किसी का इस तरह का दबाव नहीं होगा। वो अगर चाहेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक हो जाता। और सरकार इस मामले को अभी यह मान के चल रही है कि भाई ये अभी हमारे प्रेस्टीज का मामला है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना न होना, तो हम उस पर अड़े रहेंगे, इस्तीफा नहीं लेंगे। एक नारा लगता था कि ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। ये नारा लगाने वाले धर्मेंद्र प्रधान, ये नारा लगाने वाले जगत प्रकाश नड्डा, कि उनको भी पता कि जो मांग है, जो डिमांड है, वो तो सही है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में लीड ली है, तो सरकार को ये लग रहा है कि भाई अब राहुल गांधी भी छात्रों के आंदोलन को लेकर एक चेहरे के रूप में उभर कर आए हैं। तो कोई ऐसा ना हो कि हम अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, इसका पूरा क्रेडिट राहुल गांधी के पास चला जाए। तो वो आंदोलन एक अलग था और वो सरकार भी अलग थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनका काम करने का तरीका अलग था। ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, इसका काम करने का तरीका अलग है। जब नीट का पेपर लीक हुआ था और उस वक्त बिना विपक्ष की मांग के पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदल दिया जाता। बिल्कुल, खाली इस्तीफा में नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री जी का एक नोटिफिकेशन आता कि भाई उनको तुरंत मंत्रालय से हटा करके उनको फलाने मंत्रालय में भेज दिया गया और उनको दे दी। आप देखते कितना पॉजिटिव मैसेज जाता है सरकार के लिए। अगर इन स्टूडेंट्स से बातचीत पहले हो जाती तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। क्या आप ये मानते हैं? निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मुझे लगता है कि थोड़ी सरकार की तरफ से एक चूक हुई है। सरकार को संवाद शुरू करना चाहिए था। भाई सरकार तो संवाद के लिए होती है ना, सरकार बात करते तो इतनी स्थिति नहीं बिगड़ती। कि इतने लोग इस सरकार में जिन्होंने खुद आंदोलन लड़े, क्या किसी ने ये सलाह नहीं दी कि इनसे बातचीत करनी चाहिए? ये मोदी सरकार है, ये मनमोहन सरकार नहीं है। वहाँ आप अन्ना आंदोलन कर सकते हो, यहाँ कोई सोनम वांगचुक या कोई उस तरह का आंदोलन नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं रोहित सावल और आप देख रहे हैं जिंदाबाद। और हर हफ्ते की तरह इस बार भी न्यूज स्कैन लेकर मैं आपके सामने हूं। इस हफ्ते इस पूरे देश की सबसे बड़ी खबर है कॉकरोच जनता पार्टी और उस पार्टी का जंतर मंतर पर हो रहा प्रदर्शन, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और उनको जिस तरह से जंतर मंतर से उठाया गया, अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है, देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आखिरकार इस वक्त देश की राजनीति कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन के बाद कहां खड़ी है? यह आंदोलन किस तरफ जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद रहेंगे। विनोद जी, वेलकम टू जिंदाबाद। और समीर चौगांकर साहब हमारे साथ रहेंगे। समीर जी, आपका भी स्वागत है। तो जिंदाबाद जेनजी की बात करता है हमेशा। और विनोद जी, जेनजी का आंदोलन, जिस जेनजी को ये माना गया कि नॉन सीरियस हैं, ये ध्यान नहीं देते और वो नॉन पॉलिटिकल हैं, और वही जेनजी उन्होंने एक पार्टी बनाई, ऑनलाइन पार्टी बनाई और खूब सारे उनके फॉलोअर्स हो गए। और उसके बाद वही जेनजी जंतर मंतर पर बैठता है। शुरुआत में सबने कहा, मैं भी वहां पे गया, बहुत सारे लोगों ने कहा नॉन सीरियस हैं, कुछ नहीं, उठ जाएंगे कुछ दिनों में। लेकिन आज उसी जेनजी की पार्टी से केंद्र की सरकार नेगोशिएट कर रही है।
पूरा विपक्ष उनको समर्थन देने जा रहा है, इस देश का हर राजनीतिक पार्टी उनको समर्थन देने संसद नहीं चल रही है, होड़ मची हुई है, संसद नहीं चल रही, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए दुनिया का इतिहास गवाह है कि कभी भी कोई भी शासन सत्ता जब जब झुकी है तो उसको झुकाने का काम नौजवानों ने किया है। जी। आज हम जन जी शब्द इस्तेमाल करते हैं, कभी युवा शक्ति इस्तेमाल होता था। जी। तो आज़ादी के आंदोलन में आप देख लीजिए, सन 42 में जब गांधी जी ने आह्वान किया था छात्रों से कि स्कूल कॉलेज छोड़ करके सड़क पर आओ, बच्चे आए। जयप्रकाश आंदोलन पूरा गुजरात से शुरू हुआ, नवनिर्माण से, और इंदिरा गांधी की सत्ता जो है उससे हिल गई, चूल्हे हिल गई। आप अन्ना आंदोलन आप देख लीजिए, जो हम लोगों के बहुत पुराना नहीं है, 10-12 साल पुराना ही है। इसके अलावा जितने भी इस तरह के जगह जगह मूवमेंट दुनिया में, न्यू लेफ्ट मूवमेंट हुआ, आपको यूरोप में देखिए 67 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन भी नौजवानों ने डॉक्टर लोहिया के आह्वान पर चलाया था। तो युवा शक्ति ही किसी भी सत्ता में परिवर्तन या मुद्दे जो होते हैं उनको लेकर के आगे आती है। तहरीर चौक पूरा इजिप्ट का जो है 30 साल का उनका उसने मुबारक का शासन उलट दिया। बिल्कुल। फिर बांग्लादेश, नेपाल, सब जगह हमने देखा कि जहाँ जहाँ परिवर्तन हुए। भारत में भी मैं ये नहीं कहता कि भारत बांग्लादेश नेपाल जैसा बन जाएगा, वो बनना भी नहीं चाहिए। भारत एक बड़ा देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, लेकिन यहाँ भी जो युवाओं की आकांक्षाएं हैं वो निश्चित रूप से उनकी अनदेखी सी हो रही थी, ये महसूस कर रहे थे लोग। और एक वातावरण अंदर ही अंदर, खास करके जो शिक्षा व्यवस्था में बेरोजगारी, और बेरोजगारी के बाद लगातार पेपर लीक, फिर CBSE का गड़बड़ झाला, और इसके बाद फाइनल उस पर जो नॉट हुई, जिसको कहते हैं ना चर्बी वाला कारतूस, जैसे 1857 में आ गया था, वो नीट पेपर लीक था। जी। तो इन सब ने जो एक सारा जो गुस्सा, सारी नाराजगी, सारा जन असंतोष था, उसको एक वो दिया, क्या कहते हैं, उसमें गर्मी पैदा की। और इसमें काफ़ी कुछ योगदान राहुल गांधी का भी रहा। उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बैनर तले यूथ कांग्रेस, इन्हें सहयोग प्रदर्शन वगैरह करवाए, ये सब लिया, लेकिन उस पूरे खेती को उसमें बीज डालने का काम किया कांग्रेस जनता पार्टी ने। जब एक CGI के स्टेटमेंट से एक सोशल मीडिया पे पार्टी बनती है, किसी को नहीं लग रहा था कि सोशल मीडिया की पार्टी एकदम से देखते देखते ऐसा हो जाएगी। और उसके बाद अभिजीत दीप के हिंदुस्तान आते हैं। शुरुआत में सरकार उनको बड़े तरीके से हैंडल करती है, पुलिस उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करती है, अपने साथ ले जाती है, परमिशन देती है, बिठाती है, फिर वो चले जाते हैं और फिर आगे धरने बैठ जाते हैं। सरकार को लगता है कि शायद ये अभिजीत दीप के और इनकी पार्टी के जो लोग हैं, ये 200-400, 500, 1000, 2000 लोग जो है यहाँ आएंगे, धरना देंगे, 2-4-10 दिन बैठेंगे, चले जाएंगे। तो यहाँ तक तो आग में घी पड़ चुका था, लेकिन उस घी में लौ डालने का काम सोनम वांगचुक करते हैं। देखिए, इस पूरे आंदोलन में अभिजीत दीप को कोई नहीं जानता था। उनकी टीम के बारे में जो सौरभ दास वगैरह हैं, ये सब चेहरे अब आए हैं। सिर्फ सोनम वांगचुक एक ऐसा चेहरा थे जिनको लोग जानते थे पहले से। उनकी अपनी जो पहले क्रेडिबिलिटी रही है, एक शिक्षाविद के रूप में, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में, और फिर वो जो लद्दाख वाली घटना हुई, फिर उनको जेल भेजा गया, तो इससे उनकी ख्याति नेशनल हो गई थी। अब सोनम वांगचुक के आने जाने से इसको एक सैंक्टिटी मिल गई, और फिर इस आंदोलन से तमाम लोग जुड़ने लगे, सिविल सोसाइटी जुड़ने लगी, और धीरे धीरे जिस तरह आंदोलन तेज हुआ तो ये हर घर में पहुंच गया। सरकार क्यों? सरकार ने शुरू में अनदेखा किया। सरकार को लगा कि आए हैं, बैठ के चले जाएंगे 2-4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर। लेकिन जब लगा कि घरों में आंदोलन पहुंचने लगा, जब वो नीट के मुद्दे पे और एक पेपर लीक के मुद्दे पर, चूंकि हर परिवार में या तो बच्चे ने पेपर दिया है या देने वाला है, बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं वो जुड़ रहा है। और जिस तरह सोनम वांगचुक को उठाने के बाद और जो पुलिस एक्शन हुआ, और उस पुलिस एक्शन में लाठीचार्ज हुआ, पुलिस बच्चे घायल भी हुए, पुलिस वालों को भी चोटें आई, क्योंकि जब इस तरह के धरनों प्रदर्शन में दोनों तरफ से हिंसा होती है, वो हुआ। और उसके बाद बजाय भीड़ घटने के लोग बाकायदा डट गए जंतर मंतर पे, और उधर विपक्ष ने भी इस मामले में एकदम ज्वाइन कर लिया। सारी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया। राहुल गांधी जाके बैठ गए वहाँ प्रधानमंत्री घर के सामने, और फिर धीरे धीरे पूरा ये मुद्दा संसद से सड़क तक गर्म हो गया। तो डॉक्टर लोहिया का वो कथन कि अगर संसद सूनी होगी तो सड़कें सूनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगी। और दूसरा कथन कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो अब जिंदा कौम सड़क पर बैठी हुई है, 5 साल, अभी 3 साल बाकी है, वो इंतजार नहीं कर रही है। तो ऐसे में सरकार को के सामने इनसे बात करने का, इनको इंगेज करने का, इनकी मांगों पर विचार करने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था। सरकार इनकी अनदेखी नहीं कर सकती थी, और इसीलिए पहले नड्डा जी के घर में उनको बुलाया गया, दोनों बच्चों को, उनसे बात की गई जी। उनकी मांग, अब वो एक मांग पे टिक गया है। ये आंदोलन, देखिए 2 तरह का आंदोलन होता है, एक तो लीडर सेंट्रिक और दूसरा होता है इशू सेंट्रिक। ये इशू सेंट्रिक आंदोलन है, ये बड़ी बात आपने। लीडर सेंट्रिक आंदोलन अन्ना आंदोलन था, ये अन्ना जी
5 लोगों को भेजते थे, वो जो कह के आ जाते थे वो मान ली जाती थी बात। यहाँ सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, चिट्ठी भी दे दी, अपील भी कर दी, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं है। और आज अगर अभिजीत वांगचुक भी समझौता कर लें, क्या कहते हैं, अभिजीत दीप के, तो भी लोग हटेंगे, इसमें संदेह है। तो क्योंकि मेन जो डिमांड है ना जी, आपने बड़ी रोचक बात की। आपका ये कहना है कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, उनको उनकी जो मांगे थी वो भी मान ली गई, वो यानी उनके एक तरीके से इस आंदोलन के वो थोड़ा सा किनारे हो गए, लेकिन फिर भी आंदोलन जारी है जी, और ये जारी रहेगा। मतलब अभी तक तो यही लग रहा है। आज देखिए, आज जो बातचीत हुई जो नड्डा जी के साथ, और सरकार तो इसके लिए तैयार नहीं थी। पहले सरकार कह रही थी कि नड्डा जी के घर में आइए, जी बिल्कुल, या गिरफ्तार आइए जी। जब आंदोलनकारियों ने कहा कि नहीं, हम न्यूट्रल लेकर बात करेंगे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए आप मान गई ना सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार का रुख नरम हुआ। प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, रात को अपना वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने एक तरह से अपील ही की और बड़े कड़े कदम भी उठाए, जैसे एक कड़ा कानून बनाने की तैयारी हुई, बिल्कुल हुई, प्लस जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात हुई, और काफ़ी एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छोड़ करके बाकी मांगों पर सरकार बहुत सकारात्मक विचार कर रही है। लेकिन असली मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, और वो इतना बड़ा कोर इशू बन गया है कि अगर उसको छोड़ करके कोई समझौता करता है तो ये जो प्रदर्शनकारी हैं उसको भी किनारे कर देंगे, ऐसा लग रहा है अभी मूड देखकर। क्योंकि ये आंदोलन जो है सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, देश के तमाम शहरों में इस तरह के प्रदर्शन होने लगे। बिल्कुल, बड़ी सही बात की। समीर सर, आपको क्या लगता है, जो विनोद जी भी जो बात कर रहे थे कि अब ये बात इस बात पे अटक गई है। अभी कुछ देर पहले, आज हम शुक्रवार को इस वक्त ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आशुतोष रांका और सौरभ दास जो कि सीजेपी के जो प्रवक्ता है, प्रतिनिधि है, उनकी मीटिंग होती है जेपी नड्डा से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम एक मांग नॉन नेगोशिएबल है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और सरकार की तरफ से जो अभी शुरुआती दौर पर जो बात निकल कर सामने आई, उनका कह रहे हैं कि कल 2 बजे तक हम विचार इस पर कर रहे हैं। तो क्या ये बात यहीं आकर रुक गई है? सोनम वांगचुक भले अलग हो जाए, लेकिन ये मामला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अटक गया है। देखिए, मुझे लगता है कि जब आज जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ जब कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों प्रतिनिधियों की जब बातचीत हुई, आशुतोष रांका साथ में थे और उनकी जब बैठक हुई वहाँ पर, तो मुझे लगता है जब उन्होंने कहा कि भाई हमने 3 मांगे रखी है और उसमें से एक नॉन नेगोशिएबल है, जिस पे हमारा कोई समझौता नहीं होगा, जिसमें से प्रमुख रूप से था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये पहले से था, आज तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने आज कहा कि भाई इसमें नॉन नेगोशिएबल है। पहले से वो अड़े हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जब आप बातचीत हुई तो इसके पहले जो कल रात का जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत सरकार के लिए एक राहत देने वाला कार्यक्रम रहा, कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पे अड़े हुए जिस तरीके से उन्होंने अपना अनशन को तोड़ दिया है, और उन्होंने कहा कि सरकार से मतलब एक सकारात्मक रुख मिला, और जो मेरी मांगे थी, हमारी मांगे थी, उसमें सरकार ने जो पॉजिटिव रुख दिया। सोनम वांगचुक ने बिना कॉकरोच जनता पार्टी से चर्चा किए अनशन को तोड़ा। जेपी नड्डा जी ने जूस पिला, उन्होंने अनशन तोड़ दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार, कॉकरोच जनता पार्टी ने जो कहा है कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का हम आगे बात नहीं करेंगे, वो जरूरी है, वो इस्तीफा होना चाहिए। 2 जो बातें बाकी मान्य थी कि भाई जो छात्रों का जिन्होंने सुसाइड किया था, जिनकी डेथ हो गई, उनको 1 करोड़ रुपये कंपनसेशन देना, और जिन बच्चों के ऊपर FIR दर्ज हुई या कार्रवाई हुई वो कार्रवाई न करना। इन दोनों मामलों पर सरकार पहले से ही बहुत सकारात्मक थी, और लगता था कि सरकार इस मामले में कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक का बात मान लेगी। मुद्दा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो विपक्ष भी मांग रहा है, राहुल गांधी भी मांग रहे हैं, जो अखिलेश यादव भी मांग रहे हैं। बाद में अखिलेश यादव ने कहा कि भाई इस्तीफा बाद में होगा, देखा जाएगा, चर्चा होना चाहिए। अब जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी इस पर अड़ी हुई है और सरकार ने इतने लंबे समय तक अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आज इस स्थिति में सरकार कोई 2 कदम पीछे हटेगी। सरकार ने कहा है कि भाई कड़ा कानून लेकर आ रहे हैं, आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, सोमवार को हम बिल लेकर आने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये गतिरोध फिलहाल बना रहेगा। और इसमें मुझे एक माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। देखिए, सबको पता था, क्योंकि इस बार जैसे आंदोलन शुरू हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले शुरू हुआ, इसमें लेफ्ट के लोग आए, मैं भी गया जंतर मंतर पर, तो अमूमन क्या होता है कि इस तरह के आंदोलन कहा जाए लेफ्ट का आंदोलन है, इसका आंदोलन है। इस आंदोलन को भी ऐसा बोलने की कोशिश की गई। लेफ्ट के स्टूडेंट थे, आयसा के स्टूडेंट थे, SFI के स्टूडेंट थे, वो भी बैठे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आयसा का है, SFI का है, उन्होंने कहा स्टूडेंट का कॉज है, हम स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं। यही वजह इस आंदोलन की रही कि सबको पता था, चाहे विरोधी हो, मतलब चाहे बीजेपी वाले हो या बीजेपी के विरोधी हो, सब लोगों ने कहा कि देखिए इशू तो सही है। तो जब इशू सही है तो आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इस इस्तीफे को लेकर जो सरकार इतनी अड़ी हुई है, किसका प्रेशर है? ये जो सरकार और बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, बीजेपी के आनुषंगिक संगठन है,
उनका कहीं दबाव है? क्योंकि इस्तीफा लेना कोई बड़ी बात नहीं थी इस सरकार में, और सरकार को ये मैं नहीं मान सकता विनोद जी कि सरकार को इस बात का आइडिया ही नहीं होगा कि आंदोलन इतना धीरे धीरे इतना बड़ा स्वरूप ले रहा है। सरकार पे, मोदी जी पे किसी का दबाव नहीं चलता। अगर ये कह दे कि अनुशासित संगठन मोदी जी पर दबाव डाल रहा होगा या राष्ट्रीय स्वयं संघ का दबाव होगा कि इस्तीफा नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी पे किसी का इस तरह का दबाव नहीं होगा। वो अगर चाहेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक हो जाता, या अगर वो चाहेंगे तो हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि इस मामले में जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा, आज जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया, परसों राहुल गांधी का जो बयान आया, प्रियंका गांधी का बयान आया, तमाम लोगों का धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जो आया कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी भी स्थिति में होना चाहिए। अब मुझे लगता है सरकार को ये लग रहा है कि भाई ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उनसे ज़्यादा जो विपक्ष की पार्टी है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है, और यह आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं ये विपक्षी पार्टियों का बैकिंग है। जिस तरीके से इस आंदोलन में अगर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जाते हैं, संजय सिंह वहाँ पर जाते हैं, उद्धव ठाकरे बम्बई से आते हैं, वो उसको समर्थन देते हैं, शरद पवार पहुँचते हैं, सुप्रिया सुले पहुँचती है वहाँ पर, राहुल गांधी हालांकि वहाँ नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी के कई लीडर वहाँ पर जाके उनको समर्थन, डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी से देते हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद वहाँ जाकर समर्थन देते हैं। तो अब ये आंदोलन, अब सरकार को ये लग रहा है कि ये आंदोलन विपक्ष समर्थित आंदोलन बन गया। इसके अंदर तमाम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे। अब स्टूडेंट उसके अंदर है, विद्यार्थी है, लेकिन वो विचारधारा से, पार्टी से जुड़े हुए स्टूडेंट का ज़्यादा बड़ा आंदोलन है। और सरकार इस मामले को अभी यह मान के चल रही कि भाई ये अभी हमारे मतलब प्रेस्टीज का मामला है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना न होना, मतलब हम उस पर अड़े रहेंगे, इस्तीफा नहीं लेंगे। कल अगर मुझे लगता है जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ अकेले में, रात को अकेले मतलब सरकार के प्रतिनिधि के साथ बैठकर अनशन तोड़ दिया, अगर कल सोनम वांगचुक ये कहते हैं कि भाई मैं सुबह फैसला लूँगा, मैं हमारे सहयोगियों को बुलाऊंगा जिनके साथ मैंने अनशन किया था, उनसे चर्चा करूंगा, हम साथ में चर्चा करेंगे 12 बजे, और उसके बाद मैं अनशन तोड़ूंगा, तो मुझे लगता है कि सरकार पे इस बात का ज़्यादा दबाव रहता। अब सोनम वांगचुक अनशन तोड़ चुके हैं, वो इस बात पर अड़े नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि सोनम वांगचुक इसका एक बड़ा चेहरा थे। अभिजीत दीपके कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, सोनम वांगचुक एक बड़ा चेहरा था इसके अंदर। तो अब सरकार को लगता है कि आधी लड़ाई उन्होंने जीत ली है सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद। तो अब क्या अभिजीत दीपके के पास इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है कि वो अगले 48 घंटे 72 घंटे बिना सोनम वांगचुक के आंदोलन को कैरी कर पाएंगे? पॉलिटिकल सपोर्ट जिस तरीके से उनको मिल रहा है, क्या उसके बिना उसको कैरी कर पाएंगे? और सोनम वांगचुक का रुख क्या होगा? क्या सरकार सोनम वांगचुक से अपील करवाएगी कि अभिजीत दीपके से वो बात करो और बोले कि भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे अड़ने की जरूरत नहीं है, सरकार ने बाकी मांग ली है, सरकार ने कंपनसेशन देने की बात मान ली है, सरकार ने एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने की बात कर रही है, सरकार कड़ा कानून लेकर आ रही है। तो हमारा मकसद शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होना है, मंत्री का इस्तीफा पे अड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब सोनम वांगचुक की भूमिका क्या होगी? मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। वो क्या अभिजीत दीपके का समर्थन देते हैं इस मामले में कि हम उनके साथ हूं, या वो सरकार के साथ समर्थन करते हैं कि मैंने जिस आधार पर अनशन छोड़ा है उस आधार पर मुझे दीपके को भी जिद पर नहीं रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, आज शाम को या कल, सरकार ने कल तक का समय लिया है, और अगर सरकार अभी इस्तीफा नहीं लेती है और सोमवार को बिल लेकर आ रही है, तो मुझे तो फिलहाल ये लग रहा है सरकार के कि सरकार अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की स्थिति मूड में नहीं है। ऐसे में सोनम वांगचुक क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। ठीक है सर, लेकिन विनोद जी मैं आपसे एक बात ये समझने की कोशिश करूँ, जैसे समीर सर ने कहा, बिल्कुल स्थितियाँ इसी तरह की बन रही हैं, लेकिन आपने जो पुराने आंदोलन आज तक देखे, जो कवर किए, मैं चाहूँगा किसी आंदोलन से अगर आपको लगता है जुड़ता हुआ दिख रहा है या नहीं, या जो मैंने जो आंदोलन देखे, मुझे यहाँ पर जो दिक्कत नज़र आ रही है, जैसे समीर सर कह रहे हैं कि सरकार तो इस्तीफा नहीं करवाएगी, अभी ऐसा लग रहा है, कर तो सरकार कुछ भी सकती है, 1 मिनट में कुछ भी कर ले। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि जिस तरह से जो आपने बात कही कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया, उसके बाद ही कॉकरोच जनता पार्टी का ये स्टेटमेंट आता है कि सोनम सर ने अपना अनशन तोड़ा, बहुत अच्छी बात है, हम भी उनसे यही अपील कर रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ज़रूरी है। अभी उस अनशन तोड़ने के बाद वो जेपी नड्डा से मिलते हैं, तब उन्होंने यही बात कही कि एक डिमांड नॉन नेगोशिएबल है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो यहाँ पर इस आंदोलन में जो फंसी हुई चीज़ है वो ये है, अमूमन क्या होता है, यही क्या होता है, भीड़ बैठी है, 4 प्रतिनिधि जाते हैं, बंद कमरे में बात होती है, बाहर आके एक नेता अनाउंस करता है कि हमारी बात हो गई है। हमने भी अपने छात्र जीवन से अब तक देखा है कि बात हो गई है, हाँ, इस पर सहमति बन गई है, और अगर इतनी तारीख तक ये नहीं हुआ तो हम फिर से ये कर देंगे। लेकिन यहाँ पेच ये है, ये साहब जितने भी जेनजी लोग हैं,
वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो नॉन नेगोशिएबल है, और उसमें सब लोग खड़े हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर, मैं तो लेफ्ट राइट सेंटर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग भी वहाँ देखे, हर विचारधारा का व्यक्ति वहाँ पे है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग भी देखे जो प्रो बीजेपी हैं, सर, उनको भी ABVP के देखा। लोग आए। हाँ, उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश साहब, ये जो अगर आपने छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया, ये गलत है, ये गलत है। तो अब ऐसे में जो फंसा हुआ मामला, जो डेडलॉक है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल डेडलॉक है, और चूंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये डिमांड सेंट्रिक मूवमेंट हो गया है, लीडर सेंट्रिक मूवमेंट नहीं रहा। आज अभिजीत सोनम वांगचुक को तो छोड़िए, अगर अभिजीत दीपके भी अपने को अलग कर ले तो भी ये आंदोलन जो है यहाँ तक पहुँच गया है कि कोई न कोई उभर के आ जाएगा, उन्हें यहाँ आ जाएगी जो 23 दिन बाद जिसने वो किया, या कोई और आ जाएगा। वो इस तरह का आंदोलन हो गया। और ये इधर पिछले दिनों जितने दुनिया में इस तरह के छात्रों के अपसर्ज हुए हैं या अपराइजिंग हुई है स्टूडेंट्स की या नए नौजवानों की, उसमें ऐसे ही रहा है। कोई एक चेहरा आपको ध्यान नहीं आएगा, ठीक है, बात करने को, लेकिन वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। और अन्ना आंदोलन, इसमें यही तो फर्क है। अन्ना आंदोलन में एक लीडरशिप थी, उसमें प्रशांत भूषण थे, उसमें अरविंद केजरीवाल थे, अन्ना जी थे, किरण बेदी थी, जस्टिस संतोष हेगड़े थे, शांति भूषण जी थे, सिविल सोसाइटी के तमाम स्वामी निवेश थे, तमाम लोग थे, बहुत लोग थे। और वो लोग बात कर रहे थे सरकार से, और सरकार उनकी डिमांड मांगती थी, कमेटी बनी थी, सारी चीज़ें। वो एक उसमें कहीं ना कहीं उस लीडरशिप का कंट्रोल भी था अपने आंदोलन पर। यहाँ लीडरशिप का भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है आंदोलन पर। आप देखिए ना, जो झड़पें हुई पुलिस के साथ या जो झगड़े झंझट खबरें आई, वो स्वतः स्फूर्त थी। वहाँ कहीं बाद में अलग बात है, खेद व्यक्त कर रहे हैं लोग, सब हर तरह के तत्व हैं। तो ये एक सरकार के लिए एक समस्या वाली बात है। और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का मसला ऐसा हो गया है कि वो नाक का सवाल बन गया है दोनों तरफ, सरकार के लिए भी और आंदोलन के लिए भी। सरकार में चूंकि देखिए इस सरकार में कि सरकार जो है ये वैसी सरकार नहीं है जैसे पिछली सरकारें भारत में होती थी। ये अटल जी की सरकार में भी 4 नेताओं के साथ बैठ के बात करके रास्ता निकलता था। मनमोहन सिंह की सरकार में तो एलआई सब बात, अटल जी की सरकार में भी जवाहर फर्नांडीज भी आते थे, आडवाणी जी भी थे, जोशी जी भी थे, बहुत सारे लोग थे। इस सरकार में एक ही व्यक्ति को तय करना है कि क्या किया जाए, वो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। बाकी मंत्री बात करते रहेंगे, एंगेज करते रहेंगे, लेकिन वो वहीं से, आप देखिए 23 दौर की बातचीत हुई किसानों से, 4 मंत्री उस बातचीत में शामिल थे, लेकिन फैसला कब हुआ? जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने चाहा और उनको लगा कि अब करना चाहिए, वो टीवी पे आए और उन्होंने एकदम से कहा कि भाई मेरी तपस्या में कमी रह गई, 3 कानून वापस लेने का ऐलान किया, किसान चले गए। तो इसमें भी प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की है कल रात को, वो अभी आधी पहल है एक तरह से। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जितेंद्र सिंह और नड्डा जी को जो जिम्मेदारी दी गई है, वो इसलिए दी गई है कि प्राइम मिनिस्टर अब इस मामले को सीधे देख रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री इस मामले को सीधे देख रहे हैं अब, और इसीलिए उन्होंने, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री जितेंद्र सिंह जी हैं और नड्डा जी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री जी के बहुत विश्वस्त हैं, इसलिए उन्होंने इनको जो है जिम्मेदारी दी है बात करने की। और खुद छात्र नेता रहे जेपी नड्डा खुद छात्र नेता रहे, उनका छात्र विद्यार्थी परिषद से, विद्यार्थी परिषद के छात्र, सॉफ्ट स्पोकन है, फ्लेक्सिबल है बातचीत करने में, उसमें अच्छा स्वभाव है उनका, तो वो चुना गया है। अब दिक्कत ये है कि आज भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, उन्होंने क्या कहा कि जो छात्र डिमांड कर रहे हैं हम उनकी डिमांड के साथ है, और वो उन तीनों मांग वही दोहरा दी कि ये होना चाहिए। तो कुल मिला के संसद में विपक्ष और सड़क पर ये जेनजी, ये इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक रास्ता बीच का निकल सकता है, क्या कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदल दिया जाए, तो मंत्री भी बने रहे वो और शिक्षा मंत्री नहीं रहे, तो ये हो सकता है कि भाई ये भावना भी संतुष्ट हो जाए आंदोलनकारियों की। यार अब क्या है, सरकार ने विभाग बदल दिया और इतने सारे कानून बना दिए, व्यवस्था कर दिए, शिक्षा सुधार का आश्वासन दे दिया है, तो बीच का रास्ता ये है। और हो सकता है ये बीच का रास्ता सरकार सोच रही हो, उसके मन में हो, और कल हो तो ये हो सकता है एक प्रस्ताव रखा जाए। अब क्या इस पर ही मानेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर ओनस जो है आंदोलनकारियों पे आ जाएगा कि भाई अब सरकार इससे ज़्यादा क्या करेगी। आप मंत्री का इस्तीफा चाहते थे ना, तो ठीक है, मंत्री को हटा दिया उन्होंने वहाँ से, जैसे शिक्षा सचिव को हटा दिया, बिल्कुल शिक्षा सचिव को हटा दिया, उनको जोशी को, विनीत जोशी को, और उनको ले आए, आप क्या कहते हैं, कौन आए हैं अभी, नरेश, पशुपालन विभाग से जो है, नाम है उनका भूल रहा हूँ, उनको ले आए, बदल दिया। तो ऐसे मंत्री बदल देंगे हम मंत्री से। अब बाकी तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो अब किसको मंत्री बनाए, किसको बनाए, क्या विभाग दे। तो ये एक रास्ता बीच का निकल सकता है,
लेकिन क्या सरकार इसके लिए भी तैयार होगी? लेकिन आप कुल मिला के ये कहा जाए विनोद जी कि बड़े अजीबो गरीब मोड़ पे ये पूरा बिल्कुल आंदोलन एक खड़ा है। पशुपेश में पूरा मामला है। अब मैं विनोद जी आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा और समीर जी आपसे एक सवाल है मेरा। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे विपक्ष है, विपक्ष भी कह रहा है कि छात्रों की मांग जायज़ है, मांग पूरी होनी चाहिए। सरकार भी कह रही है कि हमारे बच्चे हैं, ठीक है साहब। वहाँ बैठे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि ठीक है, कोई किसी से भी जुड़ा हो, लेफ्ट के लोग भी बैठे हैं और विचारधारा के लोग भी बैठे हैं। लेकिन सरकार के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है, इस अमूमन आंदोलनों में क्या होता है कि आप कोई मांग कर रहे हैं तो आप ये कहते हैं साहब नाजायज़ मांग है, कि ये तो कोई बात नहीं बनी, हम सरकार ऐसा नहीं कर सकती। जैसे अमूमन होता है कि सरकारी नौकरियां बढ़ा दो, इतना रोजगार चाहिए, तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। लेकिन ये जो मांग है, जो कॉज है स्टूडेंट का, जब आप भी या सर आप भी और जब मैं भी, जब विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा या आप लोग भी जब पढ़े होंगे, तो एक नारा आपने ज़रूर सुना होगा, चाहे आपने महाराष्ट्र में पढ़ाई की, चाहे आपने उत्तर भारत में पढ़ाई की हो। एक नारा लगता था कि ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। एबीवीपी का बहुत नारा, ये नारा लगाने वाले धर्मेंद्र प्रधान, बिल्कुल। ये नारा लगाने वाले जगत प्रकाश नड्डा, आज तो खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान खुद 98 पेपर लीक की में, हाँ, विरोध में बिल्कुल जो है आंदोलन में रहे, आंदोलन में रहे हैं वो, उड़ीसा में आंदोलन किया उन्होंने। लाठी खाई। तो आज ये लोग सत्ता में हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इनसे जुड़े हुए लोग, इनके आनुषंगिक संगठनों से जुड़े हुए लोग, भले वो नहीं बोल रहे होंगे शायद, लेकिन उनको भी पता है कि जो मांग है, जो डिमांड है, वो तो सही है। और शायद इसीलिए ये भी चुप है, इसलिए ये भी फंसे हुए हैं। तो डिमांड सबको पता है कि मांग जायज़ है, लेकिन बस इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको कैसे पूरा किया जाए, इसमें फंसे हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अब ये पूरा डिमांड मतलब सत्ता पक्ष बना विपक्ष का मामला के रूप में बन गया है। अब केंद्र सरकार इसे कॉकरोच जनता पार्टी की डिमांड नहीं देख रही है। केंद्र सरकार इसे विपक्ष के, कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे विपक्ष की डिमांड देख रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर लीड कर रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी के आवास पे गए, कल वो गांधी स्मृति न्यास चले गए थे, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में लीड ली है, तो सरकार को ये लग रहा है कि भाई अब राहुल गांधी भी छात्रों के आंदोलन को लेकर एक चेहरे के रूप में उभर कर आए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, इसका पूरा क्रेडिट राहुल गांधी के पास चला जाए। देखिए, अन्ना आंदोलन, इसमें फ़र्क है। अन्ना आंदोलन के समय कोई राजनीतिक दल नहीं था। कॉकरोच जनता पार्टी बनकर अभिजीत दीपके उसके अंदर आए, और वो आम आदमी पार्टी के अंदर काम कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं, वो उस विचारधारा से जुड़े हुए रहे। आम आदमी पार्टी जब बाद में बनी, पहले तो उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग जुड़े, उसके अंदर करप्शन में गए, सरकार से लड़े, उस समय उनको किसी पार्टी का ठप्पा नहीं लगा हुआ था, और उनके मंच पे कोई पॉलिटिकल लीडर्स इस तरीके से नहीं गए थे जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के इसमें आराम से सारे राजनीतिक दल इसको स्पेस मिला है। तो वो आंदोलन एक अलग था और वो सरकार भी अलग थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनका काम करने का तरीका अलग था। ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, इसका काम करने का तरीका अलग है। तो एक पार्टी बनकर आपने पहले पार्टी बनाई कॉकरोच जनता पार्टी, और उस पार्टी के बाद आपने ये आंदोलन को मूव किया है। तो सरकार भी इस बात को जानती है कि भाई ये जो मूवमेंट पे अगर हम पीछे हटते देखेंगे तो उसका पूरा राजनीतिक लाभ कॉकरोच जनता पार्टी और उससे ज़्यादा कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में मिलेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहेंगे कि अगर वो इस्तीफा लेते तो उसका राजनीतिक लाभ, या इस्तीफा न ले तब भी इसका कोई राजनीतिक लाभ विपक्ष को किसी भी तरीके से चुनाव में मिले। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कल रात को खुद जिस तरीके से बयान दिया, बताने की कोशिश की, रात को 12:30 बजे अपना एक रिकॉर्डिंग जारी करके कि भाई मैं किस तरह के छात्रों को कंसर्न करता हूँ। उसके पहले उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया था कि छात्रों का हित और भविष्य हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल है, जिस तरीके से नड्डा जी को, जितेंद्र सिंह जी को बातचीत करने के लिए भेजा है, ये बता रहा है। और अब सरकार, मुझे लगता है कि इसके तमाम पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रही है, और सरकार देख रही है कि इसका नफा और नुकसान कितना होने वाला है, और इसको कहाँ तक लेकर जाना है। तो पहले स्थिति में उन्होंने फेस में उन्होंने सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वा लिया। अब वो ये देख रहे हैं कि ये आंदोलन क्या सोनम वांगचुक के अलग होने के बाद 48 घंटे और 72 घंटे के बाद वो उसी टेम्परामेंट में, उसी स्टेज पे बना रहता है कि नहीं बना रहता है। मुझे लग रहा है कि सरकार इस सारे परिस्थितियों को बहुत क्लोजली देख रही होगी, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना होता तो मुझे लग रहा है बहुत पहले हो चुका होता। अब स्टेज पर आकर मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है कि कल प्रधानमंत्री मोदी कह देंगे कि हाँ हम इस्तीफा ले रहे हैं, क्योंकि अब उनके इस्तीफे में सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष इसके अंदर शामिल है जी। और मुझे लगता है उससे बचने के लिए तत्काल प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि हम आज कैबिनेट की बैठक करेंगे और सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद बिल लेके आएंगे और कड़ा बिल लेकर आएंगे। अब वो बिल देखने वाली बात होगी, जब बिल सदन में आएगा तो कांग्रेस वॉकआउट कर नहीं पाएगी। भाई छात्रों से जुड़ा बिल आ रहा है तो आपको चर्चा में हिस्सा लेना पड़ेगा। क्या वो बिल धर्मेंद्र प्रधान लेकर आएंगे, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर तो वही है।
तो क्या धर्मेंद्र प्रधान इस बिल को पेश करेंगे सदन के अंदर, या एमओएस सुकांत मुजुमदार जो एमओएस एचआरडी वो करेंगे, या जयंत चौधरी वो करेंगे, या किसी और से सरकार करवाती है? तो ये सोमवार को तय होगा कि सरकार का रुख क्या है। ठीक है तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल सरकार का जो रुख है इस पूरे मामले को लेकर, फिलहाल वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा न करा के कोई दूसरा रास्ता निकाल सकती है। सर, जो अभी तक डिस्कशन में अभी हमारी आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि अभी जैसे सर ने बताया कि अब ये मतलब एक पक्ष तो है इसका है कि विपक्ष वर्सेस सरकार, अगर ये मामला हो गया तो फिर तो पूरी तरह से पॉलिटिकल मामला, फिर तो सरकार चाहिए कि नहीं हम विपक्ष की बात नहीं मानेंगे और कि हम विपक्ष की बात को गलत ठहराएं, और विपक्ष बोलेगा सरकार हम मनमानी कर रही है, तो फिर तो पूरी तरह से अलग उसमें मामला चले। लेकिन अभी जो वस्तु स्थिति है कि मुझे जो लग रहा है कि जैसे इस आंदोलन को पूरी तरह से सरकार वर्सेस विपक्ष होने से जो चीज़ बचा रही है वो चीज़ देखिए क्या है। पहले कहा गया कि आशुतोष रांग का जो सीजेपी के प्रवक्ता है या अभिजीत दीपके कि आम आदमी पार्टी के हैं, तो उन दोनों ने सबसे पहले आगे यही बात कही कि हाँ हम आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया देखते थे। रांका ने भी कहा हम आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया देखते थे। भाई साहब, इस देश की पार्टी है वो, चुनाव आयोग ने उसको पार्टी का दर्जा दिया, आप चुनाव लड़वा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। अमूमन नेता क्या करते हैं, जब दूसरी पार्टी में चले जाते तो बचते हैं इस बात से कि जब हम बीजेपी में आए, जब हम कांग्रेस में थे तो हम क्या थे, अरे छोड़िए उस बात को, हम तो बस देश की वजह से, दलित शोषित पिछड़े वंचित लोगों की वजह से इस पार्टी में आ गए। लेकिन ये वो पीढ़ी है जो कह रही है कि हाँ हम थे भाई उसमें, लेकिन अब हम स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं, हम आम आदमी पार्टी से कुछ हमारा लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे जो लग रहा है कि ये आंदोलन सरकार वर्सेस विपक्ष जो बनता हुआ दिख रहा है लेकिन बीच में अटक जा रहा है, वो ये पावर है। और ये शायद इस आंदोलन की खूबसूरती भी है, या यही वजह है कि ये इस आंदोलन को जटिल बना रहा है। कि मैंने आप लोगों से भी कहा था कि कोई पुराना एग्जाम्पल बताइए इस तरह का आंदोलन, लेकिन मुझे अपने उसमें करियर में तो ध्यान नहीं आ रहा है कि लीडर भी नहीं है ऐसा कोई कि जिसके एक कॉल पे सब लोग आ गए। तो बड़ा अजीब सी स्थिति है। जयप्रकाश नारायण भी नहीं है। हाँ, वही लीडर ही नहीं है। तो सर क्या कहेंगे इसको, आप बताइए। क्या सरकार वर्सेस विपक्ष की जो सरकार, चूंकि सीजेपी भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है ना। हाँ, शायद चुनाव आयोग से भी मानता है उसको मिली कि नहीं मिली, अभी नहीं मिली है। नहीं सर, वो तो सीधा अभी तो एक संगठन के रूप में इंस्टाग्राम पर पार्टी बनी थी। हाँ, तो अभी वो इलेक्टोरल पार्टी नहीं बनी है इलेक्शन लड़ने वाली, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपने को वो मानती है कि भाई ठीक है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और ज्वाइन कर लिया उसको सारे अपोजिशन पार्टी ने उसकी मूवमेंट को, इंक्लूडिंग कांग्रेस बल। तो एक तरह से मुद्दा तो सरकार वर्सेस इंटायर अपोजिशन हो ही गया है। बट सर सॉरी, मैं एक रोक लूँ सर, पर सर मेरा एक सवाल ये भी, आपसे भी ये सवाल, एक बात बताइए कि अगर कोई किसी चीज़ का विरोध करने बैठा है, उस पर आप समर्थन देने आ गए, आप समर्थन किया, तुम ठीक कर रहे हो, तुम ठीक कर रहे हो, तुम ठीक, सब कह रहे हैं, तो जो आदमी कर रहा है जैसे कॉकरोच, तो उनको मना नहीं करेगा। नहीं, क्यों करेगा मना? हाँ, तो कहे आइए, क्यों करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, वो समर्थन मांगता है ना। हाँ, वो तो बिना मांगे मिल रहा है, वो कहे आइए। भाई अन्ना आंदोलन के समय भी आप याद कीजिए, सारे विपक्ष के नेता जंतर मंतर उनकी सभा पे गए थे। हाँ बिल्कुल, और सबने भाषण दिए थे जाकर के उनके समर्थन में। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, सारे विपक्षी पार्टियों के लोग गए थे उस समय, जब उन्होंने एक मीटिंग की थी वहाँ पर और आमंत्रित किया था सबको। तो और जेपी मूवमेंट में तो सारा पॉलिटिकल पार्टीज आ गई थी, छात्रों का आंदोलन था, लेकिन सारे राजनीतिक दलों ने उसको ज्वाइन कर लिया था जो विपक्षी दल थे। उससे बीजेपी भी थी, उसमें समाज सोशलिस्ट पार्टी भी थी, लोकदल भी था, और सीपीएम ने शुरू में दूरी बनाई, बाद में सीपीएम भी आ गई थी। तो सीधे सीधे वो आंदोलन पॉलिटिकल राजनीतिक दलों का आंदोलन हो गया था। तो राजनीतिक दलों का आंदोलन होने में बुराई क्या है भाई? ये जो कहना भाई राजनीतिक दल अगर आंदोलन नहीं करेंगे या आंदोलन के साथ नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? फिर काहे की राजनीति करेंगे वो? तो राजनीतिक दलों का, राम मंदिर का आंदोलन तो पूरी तरह से बीजेपी ने लीड किया, आंदोलन था वो लीड किया। तो पॉलिटिकल पार्टीज आंदोलन, और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी आंदोलन में आती है तब उस आंदोलन को ज़्यादा ताकत मिलती है। बिल्कुल, यही बताते हैं आप। बिल्कुल। तो इसलिए अगर मान लीजिए, और मैं तो ये तो सीजेपी के इन नेताओं की ईमानदारी है कि स्वीकार कर रहे हैं, कोई हम थे उसमें क्या गलत है, कोई अपराधी थोड़ी है। हाँ। हम आम आदमी पार्टी के सोशल हैंडल करते थे या किसी और पार्टी करते हो, स्वीकार कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ईमानदारी की बात है कि अगर वो उनका कोई अतीत है तो स्वीकार कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई गैर कानूनी काम तो है नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है ये इससे उनको ताकत ही मिली है, इससे उनको ताकत ही मिली है। ऐसे एक चीज़ बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की बैठक में जो संसदीय दल में मंगल विजय में एक बात कही, उन्होंने कहा कि पेपर लीक का महापाप हुआ है। ये कहा ना? बिल्कुल। तो पाप का प्रायश्चित भी होता है। फिर अगर पाप हुआ है तो पाप का प्रायश्चित होता है। अब प्रायश्चित क्या होता है? शास्त्रों में हर पाप का प्रायश्चित बताया गया है। तो प्रायश्चित के रूप में तो इस्तीफा मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का।
बाकी तो वो है दानपूर्ण है, समझे। जब आपको किसी से पाप हो जाता है तो पंडित जी उसका प्रायश्चित बताते हैं। तो प्रायश्चित में दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो व्यक्ति पाप करता है, मतलब जिससे हो जाता है गलती से या जिसके सामने हो, तो वो प्रायश्चित करता है, भाई एक दिन खाना नहीं खाएगा, उपवास रखेगा, गंगा जी में स्नान करेगा, 24 घंटे गायत्री का जाप करेगा, जो भी पंडित वो जाप होता है। फिर उसके बाद को दान दक्षिणा होती है कि भाई गरीबों को खाना खिला दो। बिल्कुल। तो महापाप का एक प्रायश्चित तो सरकार ये कर रही है कि बिल लेके आ रही है, कड़ा कानून बना रही है, ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। शिक्षा सचिव को हटा दिया। शिक्षा सचिव को हटा दिया। अच्छा, शिक्षा सचिव को क्यों हटा दिया भाई? जैसे एक बात होती है कि साहब अकेले मंत्री के इस्तीफे से क्या बात बन जाएगी, तो फिर आपने शिक्षा सचिव को हटा दिया। कल को किसी इलाके में, थानेदार के इलाके में या किसी जिले में कोई गंभीर अपराध हो जाता है जी, वो अपराध वो थानेदार नहीं करता है, वो एसपी नहीं करता है थानेदार, लेकिन मांग क्या आती है और होता भी है, उस थानेदार को हटा दिया जाता है बिल्कुल। और नया थानेदार लाया जाता है कि तुमसे लापरवाही हुई है, या उस कप्तान को हटा दिया जाता है, जिले में अधिकारी बदले जाते हैं। तो इसी तर्क के तहत ये कहा जा रहा है कि भाई एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि एक मंत्री को अगर इस्तीफा होगा उसको हटाया जाएगा, तो आगे जो मंत्री आएगा वो इस जिम्मेदारी को मानेगा कि भैया हमारे ऊपर भी तलवार लटकी है। अगर कल को हमसे हमारे डिपार्टमेंट में गड़बड़ी हुई है, और ये मैसेज सारे मंत्रालयों को जाएगा कि कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो आप, तो ये इसलिए होता है इस्तीफा। इसीलिए शास्त्री जी ने रेल मंत्रालय से इस्तीफा दिया तो कोई शास्त्री थोड़ी ट्रेन चला रहे थे, ये वो हुआ था, या माधवराव सिंधिया थोड़ी हवाई जहाज चला रहे थे, नीतीश कुमार ने दिया। नीतीश कुमार ने दिया था, नीतीश कुमार थोड़ी चला रहे थे। बिल्कुल। तो ये अब तमाम आरिफ मोहम्मद खान ने दिया था इस्तीफा एक मामले में, जी, वीपी सिंह ने इस्तीफा दिया था जब चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश क्या वो थोड़ी गोली मारने गए थे, वो तो डकैतों कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने इस्तीफा। तो वो इस्तीफे इसलिए होते थे, और इसलिए अडवाणी जी ने जब हवाला में इस्तीफा दिया था, हाँ बिल्कुल, शुरुआत की थी वहां से, फिर सारे नेताओं के इस्तीफे हुए थे। मदन लाल खुराना, अडवाणी जी, मोतीलाल वोरा, तमाम, फिर सिंधिया, सब जो जो जिस पद पे था, और अडवाणी जी ने इस्तीफा ही नहीं दिया था। घोषणा की थी कि जब तक मैं इससे बेदाग नहीं हो जाऊंगा चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये राजनीति में ये प्रोप्राइटरी, ये मर्यादा है, ये राजनीतिक नैतिकताएं होती रही हैं लोकतंत्र में। इसीलिए कहते हैं लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, तो लोकलाज का मतलब यही होता है। तो मुझे लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की शैली थोड़ी डिफरेंट है। वो जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो सिर्फ एक ही इस्तीफा हुआ था उनकी मंत्रालय कार्यकाल में, माया कोडनानी का, जब वो कोर्ट से कन्विक्ट हो गई थी दंगों में। बाद में फिर वो हाई कोर्ट से उनको मिला। अब यहाँ इस सरकार में भी एक ही इस्तीफा हुआ है एक मंत्री का, वो हुआ MJ अकबर का, जब मीटू का मामला जो है बहुत, वो चूंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला था और सरकार की छवि पर सीधे असर पड़ रहा था, तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया। तो और कहा गया सुषमा स्वराज का दबाव था, सुषमा जी का दबाव था, सुषमा जी का दबाव था, और तमाम सारी महिला नेताओं का दबाव था पूरा कि भाई ये, तो इस्तीफा लिया गया उनसे। बाकी तो कहा ही जा चुका है कि ये NDA सरकार, इसमें इस्तीफे नहीं होते। तो इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। और सही कह रहे हैं समीर भाई, या तो सरकार, और अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको, जब नीट का पेपर लीक हुआ था और उस वक्त बिना विपक्ष की मांग के पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदल दिया जाता। बिल्कुल, खाली इस्तीफा में नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री जी का एक नोटिफिकेशन आता कि भाई उनको तुरंत मंत्रालय से हटा करके उनको फलाने मंत्रालय में भेज दिया गया और इनको दे दी। तो आप देखते कितना पॉजिटिव मैसेज जाता है सरकार के लिए, और प्रधानमंत्री जी के लिए एक सकारात्मक मैसेज जाता कि भाई ये देखिए कितनी बढ़िया, कितनी जल्दी कार्यवाही की। लेकिन वो चूंकि उसको अनदेखा किया, अनसुना किया गया, तो बात बढ़ती गई, यहाँ तक पहुँच गई। अब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप बिल्कुल, अब क्या करते हैं ये सरकार तय करेगी क्या करना है। जी समीर सर, देखिए मुझे लगता है कि कोई भी, अगर आप हिंदुस्तान के आंदोलन देखेंगे, जो आंदोलन में चाहे फिर वो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ हो, तो वहाँ पर महात्मा गांधी जो चेहरा था कि भाई इतना बड़ा कद का व्यक्ति था जो चाहता तो कोई भी पद कांग्रेस में ले सकता था, लेकिन उन्होंने राजनीति को छुआ नहीं भाई। तो उनके ऊपर एक नैतिक ताकत थी, वो जनता उनके साथ जुड़ी। उसके बाद आप जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देखेंगे तो उन्होंने भी सत्ता को छुआ नहीं, कोई पद नहीं लिया। प्रधानमंत्री उन्होंने मोरारजी देसाई को कहा आप बनो, उन्होंने कहा मुझे कोई पद नहीं लेना है। तो एक नैतिक आभा थी कि भाई जयप्रकाश नारायण है, इसका किसी राजनीति से कोई लेना देना, इनका कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, मोह से मुक्त आदमी है, जनता उनके साथ जुड़ी। हुआ तो गुजरात में हुआ था, एक मेस में फीस बढ़ गई थी, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था गुजरात में। और उस आंदोलन से जयप्रकाश नारायण वहाँ गए, उन्होंने कहा भाई अगर आपको मुझे लीड, मेरी बात सुनना है तो मेरे हिसाब से करना होगा। फिर उन्होंने बिहार के लोगों किया और फिर उतना बड़ा आंदोलन बना। उसके बाद अन्ना का आंदोलन आप देख लीजिए, अन्ना का भी सत्ता से कोई मोह नहीं था, किसी पद में नहीं था, तो वो चेहरा बने, उसके चेहरे को आगे करके लोगों ने आंदोलन किया और बाद में तमाम तरह के जिनको भी लाभ दिए होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे ये जो आज इतनी बड़ी स्थिति क्रिएट हुई है कि डेमोक्रेसी में जो संवाद सबसे महत्वपूर्ण है, अगर इन स्टूडेंट्स से
बातचीत पहले हो जाती तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। क्या आप ये मानते हैं? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि छात्रों से अगर बातचीत हो जाती है इस पूरे मामले को लेकर, जिस दिन उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पर बैठेंगे, और छात्रों से क्यों, मैं कहता हूँ सोनम वांगचुक जी ने जिस दिन भूख हड़ताल शुरू की थी ऑपरेशन, उसी दिन अगर प्रधानमंत्री मोदी एक ट्वीट भी कर देते कि भाई आपका देश इसमें बहुत योगदान है, हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अनशन खत्म करें, मैं आपसे बात करूंगा, प्रधानमंत्री उन्हें एक फ़ोन कर देते, प्रधानमंत्री उनसे मिलने अगर जंतर मंतर चले जाते, प्रधानमंत्री अपने 3 बड़े कैबिनेट मंत्री को उनसे मिलने अगर उसी दिन भेज देते बात को लेकर, तो मुझे लगता है उसका असर पड़ता। लंबे समय तक सोनम वांगचुक से चर्चा नहीं हुई। जब मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने कहा कि भाई उनकी स्वास्थ्य की हमको चिंता है, और सरकार ने कहा कि नहीं हम चिंता करेंगे, और उसके बाद जब लगा कि इनकी स्थिति खराब हो रही है, तब आप सुबह उनको वहाँ से उठाकर सरकार लेकर जाती है। तब तक किसी सरकार की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता, कोई बयान नहीं आता। ये मुझे लगता है कि थोड़ी सरकार की तरफ से एक चूक हुई है। सरकार को संवाद शुरू करना चाहिए था। भाई सरकार तो संवाद के लिए होती है ना, सरकार बात करते तो इतनी स्थिति नहीं बिगड़ती। उसके बाद फिर सरकार को लगा कि अब जिस सत्र शुरू हो रहा है, सत्र में जिस तरीके से वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, पूरा स्टूडेंट के साथ सेंटीमेंट जनता का जिस तरह से गया, और फिर महाराष्ट्र के अंदर शुरू हो गया आज़ाद मैदान पर, आपने बिहार में देखा, लखनऊ में हुआ, तमाम जगह, अहमदाबाद में शुरू हो गया, छात्र जुड़ने लगे। तो सरकार को लगा कि 15 अगस्त भी आ रहा है, सत्र चल रहा है, सत्र भी वॉश आउट हो रहा है, मतलब दोनों जगह डेडलॉक है, सड़क पर बातचीत नहीं हो पा रही और सदन में भी चर्चा नहीं हो पा रही है, और सरकार को लगी मामला बढ़ता लेकिन जाए। एक बात समझ नहीं आ रही मुझे कि इस सरकार में बड़े सारे मंत्री हैं, आप भी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, जो खुद छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं, जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग जेपी हैं। आंदोलन से। आप ये बताइए कि छोटे से किसी कॉलेज में, दूर दराज के किसी भी, आप गिन लीजिए कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, किसी छोटे राज्य में भी, किसी कॉलेज में भी अगर क्रमिक अनशन पर छात्र बैठते हैं तो वहाँ पहले प्रिंसिपल बात करता है, नहीं बात बनी, एसडीएम बात करने आता है, डीएम बात करने आता है कि बच्चों पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत पड़ती है तो हमने देखे, अपनी आंखों के सामने देखे हैं, ज़रूरत पड़ती है प्रदेश सरकार से लोग आते हैं बात करने। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि इतने लोग इस सरकार में जिन्होंने खुद आंदोलन लड़े, क्या किसी ने ये सलाह नहीं दी कि इनसे बातचीत करनी चाहिए? तो ये क्या, इसको क्या, या तो इनको नॉन सीरियस मान लिया गया कि जो बैठे हैं जेनजी हैं, नॉन सीरियस हैं, उठ जाएंगे? इसकी क्या वजह आप मानते हैं? या मैं आपसे भी पूछूंगा सर सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि 12 साल का सरकार के बाद केंद्र सरकार को ये लग रहा है कि जिस तरह से 12 साल बिना किसी आंदोलन के ये सरकार के निकले, और सरकार ये बताना चाहती थी कि भाई ये मोदी सरकार है, ये मनमोहन सरकार नहीं है। वहाँ आप अन्य आंदोलन कर सकते हो, यहाँ कोई सोनम वांगचुक या कोई उस तरह का आंदोलन नहीं कर सकता। और सरकार किसी भी तरीके से अपने आप को कमजोर बताना नहीं चाहती थी। मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था, कमजोर नहीं बताना चाहती थी। सरकार को लगता कि भाई जनता का ट्रस्ट हमारे साथ है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी का चेहरा है, तो मोदी के चेहरे के सामने किसी और का चेहरा लेकर आओगे तो वो जनता की नज़रों में टिक नहीं पाएगा। और शायद सरकार ने इसलिए इसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया, और सरकार को लगा हो कि भाई अभिजीत दीपके कोई बड़ा ऐसा चेहरा नहीं है, सोनम वांगचुक इतना बड़ा चेहरा नहीं। 6 महीने पहले ही तो उनको एनएसए के तहत सरकार ने जेल में डाल दिया था। तो सरकार को लगा कि भाई उस समय उनको लेकर कोई सेंटिमेंट जनता के बीच में नहीं रहा, तो अब भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट उनके साथ होगा नहीं, तो सरकार ने उसे उस गंभीरता से लिया नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आखिरी स्थिति में जब उनकी तबीयत खराब हुई और जब लोग जुड़ने शुरू हुए, उसमें मैं बात मानता हूँ कि भाई स्टूडेंट्स भी होंगे और ऐसे पार्टियों के स्टूडेंट्स भी आएंगे, कार्यकर्ता युवा टीम के, और आते ही उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद सरकार को लगा कि अगर लंबे समय तक चलेगा तो ये सरकार के खिलाफ जाएगा। तो सरकार ने मुझे लगता है फिर बातचीत करने की शुरू की। वांगचुक का अनशन तोड़वाने में सफलता प्राप्त की, उनसे 2 दौर की बातचीत हुई 20 तारीख को, जिस तरीके से बात हुई थी। अब फिर आज उन्होंने बातचीत की है। सरकार संवाद करना चाहती है, लेकिन ये भी तय है कि सरकार देरी से किया। लेकिन सरकार, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुझे नहीं लगता कि अभी उसके ऊपर सरकार का मन बनते हुए दिख रहा है। सर आपसे यही सवाल कि ये क्या ओवर कॉन्फिडेंस था कि जो मैंने कहा कि बातचीत ना करना, या इसे किस तरह से आप देखते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस या असेस नहीं कर पाए, ऐसा मैं मेरा मानने को तैयार नहीं हूँ। दोनों चीजें हैं। हाँ, एसेस भी नहीं कर पाए, ये भी सही है, लेकिन सरकार की शैली यही है, प्रकृति यही है सरकार की। ये अटल जी वाली सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है। और मैंने पहले ही आपसे कहा कि गुजरात में भी जो मोदी जी मिनिस्टर थे, तो उनका वहाँ के आरएसएस से जुड़े हुए जो किसान संघ के लोग थे, वो इस बात में दुखी थे कि उनसे सरकार बात नहीं करती। समीरी जानते हैं, मैं तो उस वक्त जाया करता था, वो कहते थे कि बात ही नहीं होती उनसे। धरना दे के विपिन भाई देसाई वगैरह जो है धरना दे के परेशान हो जाते थे, सरकार बात करने नहीं जाती थी। सर विश्व हिंदू परिषद, हाँ, विश्व हिंदू धरने पे बैठा था, लाठी चार्ज हो गया, विश्व हिंदू परिषद उठा दिया। अशोक सिंगल जी ने इतना हार्ड बयान दिया था, प्रवीण तोगड़े कहाँ चले गए उसके बाद। तो वो प्रकृति है प्रधानमंत्री जी की। और आपने एक सवाल कहा कि किसी मंत्री ने ये बात क्यों नहीं उठाई। कौन उठाए, कौन मुंह खोले? तो
जब सरकार में इस स्तर का एक दबदबा हो और एक केंद्रीकरण हो सत्ता का, तो कोई बोलता नहीं है कि भैया जो साहब कहेंगे उस हिसाब से देखा जाएगा। नड्डा जी ने जब बुलाया दोनों को, उनको बच्चों को, तो ऊपर से कहने के बाद ही बुलाया, अपनी पहल पर नहीं बुलाया कोई। तो इस मनमोहन सिंह सरकार, अटल जी की सरकार में क्या था कि मंत्री अपने स्तर से भी पहल करके बाद में प्रधानमंत्री को इन्फॉर्म करते थे कि अभी कर रहे हैं। अटल जी की सरकार में दत्तोपंत ठेंगड़ी आंदोलन करते हैं रामलीला मैदान में, और पूरी सरकार को झुकना पड़ जाता है। इसलिए वो सरकारों की प्रकृति अलग थी, इस सरकार की प्रकृति अलग है, एक तो ये कारण। और दूसरा, असेसमेंट नहीं कर पाए कि कहाँ तक जाएगा। इनको यही लग रहा था कि सोनम वांगचुक भी अनशन 18-20 दिन बाद तोड़ देंगे, और अभिजीत दीप को कोई जानता नहीं है। जो लोग, अच्छा सोनम वांगचुक को उठा लिया दिया, अब तो हटा ही दिया, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे सोनम वांगचुक थे, उनको अस्पताल भेज दिया, अब यहाँ कहाँ लोग आएंगे। तो इसीलिए दिल्ली पुलिस ने वो इंतजाम भी नहीं किए कि भाई जो मेट्रो स्टेशन बाद में बंद कर रहे हो, पहले बंद करते। दिल्ली के पॉइंट्स आपने बंद नहीं किए, साथ तो ठीक है देखा जाएगा, खाली उतना एरिया को कर रखा। तो असेसमेंट की भी गलती थी। और दूसरी बात है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, JNU के छात्र काले झंडे दिखा रहे थे इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी गाड़ी से उतर गई, उतर के बोली बताओ क्या बात है। अब वो छात्र, वो इस्तीफा उनका जो है एप्लीकेशन लिए हुए थे सीताराम येचुरी, उन्होंने पकड़ा दिया, उन्होंने ले लिया, उन सबके सामने उन्होंने पढ़ा और लेके वो सारा टाइम फेस हो गया। मैं तो कहता हूँ जैसे उस दिन जो राहुल गांधी जब सांसदों को लेके बैठ गए थे जाके वहाँ, अगर प्रधानमंत्री जी बुला लेते अंदर कि भाई आप लोग MPC तो हो, आओ चाय पियो आकर के, बहुत बढ़िया, कितना बड़ा मैसेज जाता। जितेंद्र सिंह को भेजते, कहते अरे भाई तो अपने सब सांसद लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, आइए खड़गे साहब आइए, राहुल जी आइए, चलिए आज आपका जन्मदिन भी है, मैं आपको बधाई देता हूँ, आइए चाय पीजिए। तो आप सोचिए, नेहरू जी का गिरेबान पकड़ लिया था एक महिला ने पार्लियामेंट के गेट पर, गाड़ी से उतरे थे, वो लोहिया जी ने उनको लगा दिया था। और पकड़ के उसने कहा जवाहरलाल तू तो कहता था कि आज़ादी मिल गई, कहाँ मिली आज़ादी, तू तो बन गया प्रधानमंत्री। तो नेहरू जी ने बड़े प्यार से हटाया और कहा कि माता जी आपने किसका गिरेबान पकड़ा है, देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ लिया, इससे बड़ी आज़ादी क्या चाहिए आपको। तो अगर बड़ी बात, अपने आप ये लोकतंत्र में चीज़ें ऐसे ही डिफ्यूज होती हैं, लेकिन सरकार ने इन सब चीज़ों को न सोच करके उन्होंने पहले इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद जब भीड़ बढ़ी तो लाठीचार्ज हुआ, तो उससे चीज़ें और गड़बड़ाई। तो इसीलिए अब मामला फंस गया है। और एक और जो इस पूरे आंदोलन को जो एक सिंपैथी मिली आम लोगों की, वो जो लाठीचार्ज हुआ, हाँ, और उस लाठीचार्ज की जो तस्वीरें सामने आई, जो पिटने वाले थे उनमें ज्यादातर 30 साल भी उम्र नहीं थी उन बच्चों की, 20 से 25 साल के बच्चे थे। तो उसके बाद ये पूरा आंदोलन देश भर में ऐसे लोगों में जज्ब हो गया, उनके दिमाग में, उनको लगा कि बच्चों को पीट दिया। बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ी गलती रही, बड़ा फेलियर इसे पुलिस का माना जाए। देखिए सर, आपको नहीं लगता गन चलाना बहुत गलती रही? सर मैं एक बात आपसे और कहूँगा कि जो पुलिसिंग की बात भी होती है, मतलब मैं विषय से भटकना भी नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन इस पूरे आंदोलन में वो सिंपैथी का एक ट्रिगर पॉइंट बना जब वो लाठीचार्ज हुआ। ये पुलिस भी जिस तरह से, जब हम लोग कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जैसे जब तो ना मोबाइल वाले कैमरा तो तब थे नहीं, मोबाइल तो आगे थे हमारे टाइम में, लेकिन कैमरे वाले हमारे टाइम में तो भी नहीं थे, टेलीफोन भी नहीं था। तो पुलिस वाले लाठीचार्ज भी करते थे, अगर पीट भी देते थे तो हम बता नहीं पाते थे कि किसने, बस इतना होता था बता दिया 4 लोगों की आज पुलिस ने लाठीचार्ज कर लिया, अगले दिन अखबार में खबर छप जाती थी। लेकिन इधर तो फुटेज बनी, हर व्यक्ति वीडियो चले, और उस पुलिस को ये नहीं पता कि उनकी फुटेज चल रही है, उनके कैमरे से उनके रील बन रही है, उनका वीडियो बन रहा है, पूरे देश भर में क्या मैसेज आए। ये तो फेलियर है पुलिस का, ये पुलिस का और उसके पूरे सिस्टम का फेलियर है भाई। पहले आप असेसमेंट नहीं कर पाए, असेसमेंट के बाद फिर आप ये नहीं जान पाए कि इसका प्रचार प्रसार क्या होगा, तो ये तो निश्चित रूप से उसकी विफलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो देखिए किसानों पर मान लीजिए लाठीचार्ज होता है, या कि उनकी कीले गाड़ी की सबकी, तो वो उसी वर्ग में खाली जाता है। हाँ बिल्कुल, समझे। मजदूरों पे होता है तो उसी वर्ग में उसका मैसेज जाता है। ये तो बच्चों पे जो हुआ ना, वो 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 25 साल के, 22 साल के, 15 साल, 16 साल, 14, वो बच्ची जो ICU में है, क्या है, एक बच्ची कोई घायल है, अब पता नहीं सोशल मीडिया पे तो कुछ और चल रहा है सच्चाई। अब वो चीज़ जिसके बच्चे नहीं भी हैं आंदोलन में, उसको भी अफेक्ट कर रही है, उस बच्चे को भी जोड़ रही है। जो बच्चा आपका बच्चा, हमारा बच्चा, इनका बच्चा, उनको भी, वो भी जुड़ रहे हैं इससे। और जब वो जुड़ रहे हैं तो उनके माँ बाप भी जुड़ रहे हैं। तो ये चीज़ इसलिए ज़्यादा भावनात्मक हो गई, और ये बात सरकार को देर से समझ में आई। इसीलिए फिर प्रधानमंत्री जी ने सीधा हस्तक्षेप किया, और अब वो इस मामले को देख रहे हैं कि अब एहसास हो गया, अब तो फीडबैक भी मिला होगा, इंटेलिजेंस का भी मिला होगा, पार्टी का भी मिला होगा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी अपना तंत्र है, उनके अपने सब में मिला होगा कि भाई ये मामला दूर तक जा रहा है। और बड़ी बात है,
शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, वो आपने कहा कि भाई कपड़ों से पहचानो, मतलब वो एक वर्ग का आंदोलन था। किसानों का आंदोलन हुआ, एक वर्ग का आंदोलन था। ये तो कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, उम्र, सब बैरियर तोड़ करके हर घर का आंदोलन हर घर है। का आंदोलन। बहुत बड़ी बात सर, मैं आपको बताऊं, मैं सोशल मीडिया पर एक बच्चे की बाइट बहुत वायरल है, वो आंदोलन में गई। मैं ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि इस आंदोलन को सरकार ने या सरकार की तरफ के जो लोगों ने किस तरह से इसको बड़े लाइटली लिया या मिस हैंडल किया, मैं आपसे जानना चाहूँगा। किया भी या ऐसा लगता है हमें तो कि आंदोलन को डिफेम करने की कोशिश की। जैसे एक नैरेटिव चला, सरकार का नैरेटिव नहीं था, ये भी बताऊं कि अरे तो जो भूख हड़ताल पे बैठे रात में खाना खा लेते हैं। अरे साहब, जो आदमी भूख हड़ताल पर बैठा, आमरण अनशन पर बैठा है, हमने भी जब छात्र राजनीति में देखा है, जब स्टूडेंट है तब देखा है लोगों को, किसी भी पार्टी का लेफ्ट राइट सेंटर अगर कोई आमरण अनशन पर बैठता तो वो इस नियत से कोई नहीं बैठता, किसी पार्टी का कोई नहीं खाता। मैं कभी कंशन कर चुका हूँ जी, मैं भी कर चुका हूँ सर, तब मैं ये बात बता रहा हूँ। जेएनयू में था, हम लोग डीसी ऑफिस सामने, तो कोई कुछ नहीं खाया, किसी पार्टी का नहीं, पानी पीते रहे, किसी पार्टी का नहीं। हाँ, उसके समर्थक क्या कर रहे हैं, नीचे पिज्जा खाएं, कुछ खाएं, वो खाते रहे बस साहब, वो तो एक इकोसिस्टम है। तो वहां नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा पड़ा, लोगों में उससे गुस्सा बढ़ा कि साहब ये क्या कर रहे हैं, ये कोई बात होती है ऐसी? क्योंकि ये पीढ़ी सब देख रही है। अच्छा, फिर वो पाकिस्तान और चीन, ये सब अच्छा, उस नैरेटिव जो है, जंतर मंतर के उस मंच पे जहां लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, नीचे बैठ के लोग कुछ पिज्जा खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लोग ऑर्डर कर रहे हैं स्विगी जोमेटो से कि जंतर मंतर पे लोग भेज रहे हैं। तो लोगों ने कहा ठीक है, इट्स ओके। अरे भाई, तो अन्ना आंदोलन में तो पुड़िया और हलवा आता था वहां से, गांधी चौक से बंद तो यहाँ नैरेटिव बनाने में गलती की गई। और फिर एक ये नैरेटिव की ये जो बच्चे आए हैं सारे, वहाँ जो बच्चे भी आए हैं, ये तो कोई नीट की तैयारी नहीं कर रहा है, ये तो कोई नीट के बच्चे नहीं है। एक बच्ची की बाइट, मैं कहाँ से मैं इस पूरे सवाल पर आया, उस बच्ची की बाइट है, बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे। वो कह रही कि हम मेरे से किसी ने सवाल पूछा, किसी पत्रकार ने, उसने ये बोला कि मेरे से किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आप नीट की तैयारी कर रहे हो? तो मैंने कहा नहीं। तो बोला फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो उस लड़की ने, जो वो लड़की जवाब दे रही है उस रील में, उस बाइट में, वो कह रही है मैंने उस पत्रकार को कहा कि क्या अगर रेप के खिलाफ अगर मैं कोई विरोध प्रदर्शन करने आऊँ तब विरोध प्रदर्शन करूंगी, जब मैं रेप शिकार हो जाऊँ। हाँ, जब मैं रेप का शिकार हो जाऊंगी। और मैं उस लड़की की बात सुन के सब था। और सर उस लड़की की उम्र मुझे लगा 15-16 साल उम्र होगी उस बच्चे की। तो ये भी इस आंदोलन को जो मिसलीड हुए या जिसको सरकार वेट नहीं कर पाई, इसका वजन नहीं देख पाई, तो ये जो नैरेटिव गढ़े गए, इस तरह की बातें की गई, ये भी गलती थी। क्या आप मानते हैं इसको? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार से चूक हुई, और हर तरफ से चूक हुई है। इंटेलिजेंस की तरफ से चूक हुई है कि भाई कैसे जा रहा है, सोशल मीडिया पे क्या मैसेज जा रहा है, उसके लिए को सरकार की चूक हुई। और सरकार के पास एक फीडबैक सिस्टम जो होना चाहिए कि ज़मीन पे क्या चल रहा है, उसका सेंटिमेंट कैसा चल रहा है, उसका फीडबैक क्या जा रहा है सोसाइटी के अंदर, नीचे से लेकर ऊपर तक भेजने का जो सिस्टम है सरकार में, मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग नहीं है। अब टॉप लीडरशिप इतनी डिपेंडेंस पार्टी या सरकार है कि जो ऊपर का तय करेगा वही आपको नीचे करना है। सलाह देने वाले, डिस्कशन होने वाला, चर्चा होने वाला, 4 तरह के जो अलग अलग विचार रखते हैं वो नेता मिलकर चर्चा करके कोई बेहतर दिखा सके, ऐसी चर्चा होती नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार को लगा होगा कि भाई हम बहुत मजबूत हैं, सारी पार्टियां टूट रही है, सारे सांसद हमारे पास आ रहे हैं, विपक्ष खत्म हो चुका है, तो हमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ रहे हैं अमेरिका से, 4 दिन बैठेंगे, 6 दिन बैठेंगे, चले जाएंगे, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा इनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। सरकार इसको भापने में चूकी, और मुझे लगता है कि सरकार ने कि लंबे समय तक मौन लिया। ठीक है, कोई भी सरकार इमीडिएट रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि आज आंदोलन में बैठेगा सरकार, दूसरे दिन उसकी बात मानने संभव नहीं है। लेकिन सरकार समझती है कि आंदोलन की दिशा की ओर बढ़ रहा है, इसके साथ कौन लोग जुड़ रहे हैं, सर, इसका मैसेज कहाँ जा रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आप तो संघ को या संघ के जो अनुषांगिक संगठन है उनको बड़े लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, बड़े करीब से आपने देखा भी, आपकी चर्चित एक किताब भी आई है संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर। ये बताइए कि ये कहा जाता है कि संघ और संघ परिवार के जो लोग हैं, बीजेपी तो चलो पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो ज़मीन पर रहते हैं, वो फीडबैक देते हैं, उस फीडबैक का फ़ायदा, तो क्या वो पूरा इकोसिस्टम वो फीडबैक नहीं दे पाया क्या इनको? नहीं, संघ ऐसे फीडबैक देता नहीं ना। संघ से पूछा जाएगा तो संघ बताएगा कि जमीन पे क्या चल रहा है। कई संघ के लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे, जिनके घर के परिवार के बच्चे इसके अंदर शामिल। क्या बात कर रहे हैं जरा? मैं आपको बता रहा हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो संघ से जुड़े हुए, संघ के अनुशासिक संगठन से जुड़े हुए, संघ की विचारधारा से जुड़े हुए। कोई जरूरी नहीं कि संघ का प्रचारक होना चाहिए वही संघ का होता है। संघ की विचारधारा से जुड़े हुए जो बहुत संघ को मानते हैं, उनके परिवार के लोगों के साथ भी ये घटना घटी होगी। आने वाले बच्चों के वो भी वहां पर गए, जिनके आने वाले बच्चे भविष्य में परीक्षा देंगे, वो भी इस बात, ये तो हर घर से जुड़ा हुआ कंसर्न है ना।
मेरी बेटी पास आउट होकर निकल गई है, लेकिन मेरे परिवार में भतीजे हैं, दूसरे लोग हैं, आने वाली जनरेशन है, उनके साथ इस समस्या का सामना ना करना पड़े। और मुद्दा तो सही था ना कि भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार इसकी गंभीरता को समझने में चुकी है और सरकार ने इसे बहुत हल्के से पहले लिया। अब सरकार निश्चित रूप से इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। सरकार ने बहुत एग्रेसिवली इस चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की है। काश अगर सरकार 10-15 दिन पहले करती तो सरकार इस मामले को कुछ रास्ता निकल पाता। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सेंटर में आके रह गया। अब शिक्षा सुधार हो ना हो, कोई चीजें ना हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब दोनों के नाक का सवाल बन गया है। विपक्ष भी उसके बिना नहीं, विपक्ष मतलब कांग्रेस जनता पार्टी उसके बिना नहीं मानेगी। और विपक्ष ने जिस तरीके से उसको मुद्दा बना लिया, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर चले गए, गांधी स्मृति चले गए, लोकसभा नहीं चल रही है, तो अब सरकार को यह लग रहा है कि ये कांग्रेस जनता पार्टी का मुद्दा ना होकर ये विपक्ष का हो गया है। और सरकार ये मान के चल रही है कि कांग्रेस जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी है, तमाम विपक्ष के नेताओं के हाथ में खेल रही है और वो जो कह रहे हैं ये कर रहे हैं। तो अब ये सरकार बनाम विपक्ष का मुद्दा ज्यादा बन गया। इसके अंदर कांग्रेस जनता पार्टी इसमें थोड़ी पीछे मुझे नजर आ रही है। ठीक है सर। विनोद सर, अब हम इसको कंक्लूड करें अगर इस डिस्कशन को, सर मुझे ये बताइए कि सरकार है एक पक्ष यानी विपक्ष है और कांग्रेस जनता पार्टी है। तो विपक्ष और कांग्रेस जनता पार्टी को इस पूरे जो सिनेरियो बना है इसमें अगर हम अलग अलग भी देखें, दोनों की मांगें अलग अलग हैं, लेकिन मांग एक है, मांग जायज़ है। और अगर आप दोनों को भी जोड़ दें, पूरे विपक्ष को और कांग्रेस जनता पार्टी को, तो दोनों की मांग तो एक है और मांग भी जायज़ है। तो ऐसे में मुश्किल अभी सरकार के लिए, अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष के पास जो कहें कि उसके एग्जिस्ट होने पे कोई क्राइसिस हो, ऐसी स्थिति नहीं है, ना ही सीजेपी के पास ऐसी स्थिति है। तो इस सिनेरियो को कैसे आम आदमी अगर समझना चाहे, कैसे समझे इसको? नहीं, देखिए, इस सिनेरियो को ऐसे समझिए कि विपक्ष जो है, जो पार्लियामेंट्री विपक्ष है, जो पॉलिटिकल अपोजिशन है, उसके साथ तो सरकार पॉलिटिकली डील करेगी। ठीक है सर। वो डील क्या करेगी? वो डील करेगी संसद में चर्चा करा करके उसमें जवाब देगी, वो अध्यादेश ला करके जो विधेयक जो वो लाएगी, वो उस तरह डील करेगी। उसको कोशिश करेगी कि विधेयक जिस दिन पेश हो, पहले तो पेश हो जाए, पेश होने के बाद उसमें कोशिश करेगी कि अगर संपूर्ण विपक्ष आए, ज्वाइन करे तो कार्यवाही चले। और अगर नहीं, कांग्रेस नहीं ज्वाइन करती तो जो छोटे दल हैं उनको, ये जो डीएमके जैसे पार्टियां हैं जो बिल्कुल फ्रेंड्स अब इधर है ना उधर, उनको मिला के हाउस चलाए और वो बिल पास करे और कहे कि भी देखिए हमने तो शिक्षा के लिए और नकल, ये पेपर लीक रोकने के लिए इतना बड़ा कानून किया है, ये कांग्रेस तो राजनीति कर रही है, इसको तो इससे मतलब एक, उसको तो पॉलिटिकली डील करने का उसका है। आंदोलनकारियों को डील करने का है एक ही तरीका है, उनकी डिमांड मानना। और डिमांड जो सबसे बड़ी है वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार लेगी या किस रूप? मैंने तो एक रास्ता बताया भाई, विभाग बदल दें, मतलब विभाग बदल करके और कह दे कि भाई उनको जो है आपकी डिमांड एक तरह से हमने मान ली। सर इस बहाने कहीं जो चिर प्रतीक्षित मंत्रिमंडल का फेरबदल या विस्तार है वही तो नहीं हो जाए कहीं? नहीं, बिल्कुल भी हो सकता है, जरूरी भी नहीं ना भी हो। हो सकता है एक काम ये भी कर सकती है सरकार कि उनको आश्वासन दे दे आंदोलनकारियों को कि भाई अभी आप शांत हो जाइए, आपकी सारी मांगे मान लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे वाली बात यह है कि जब हम रूटीन में, जब हमारा जब ये मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा उस वक्त हम इसको कंसीडर कर लेंगे। तो मतलब ये अगर ये लोग मान जाएं तो। बट सर इसमें भी एक पेज मुझे नजर आता है, जो अभी आपने बात कही कि ये तो बात हुई जो मैंने कहा कि ना, जो बड़े परिपक्व आंदोलनकारी होते हैं उनसे बैक डोर में ऐसी बात होती है कि भाई इस्तीफा हो जाएगा, 10 दिन चुप रहिए। लेकिन ये जो जनरेशन के क्रांतिकारी नहीं, ये अंदर अगर आप इनको ये बात बाहर आके कहेंगे कि हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देंगे कि हमें कहा गया कि सरकार ने आश्वासन दिया है इस बात का और सरकार डिनाई नहीं कर पाई। हाँ, कि सरकार कह रही कि साहब 10 दिन आप चुप रहिए, हम धीरे से इस्तीफा करा देंगे। तो ये कह देंगे ठीक है साहब हम 10 दिन चुप है लेकिन हम जाएंगे नहीं। तो ऐसे में सरकार को भी, और ये बात सरकार को भी पता है, हाँ, ये कह देंगे कि ठीक है सरकार ने हमको आश्वासन दिया, हम बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट चल रहे, हम विपक्ष से अपील करते हैं पार्लियामेंट चलने दें और 10 दिन बाद हम यहीं बैठे हुए, हम नहीं जाएंगे। तो सरकार बड़ी अजीब स्थिति में, अजीब कैच 22 सिचुएशन जिसको बोलते हैं, उसमें फंसी हुई सरकार। अब रास्ता वही है कि थोड़ा सा सरकार अपने उस ईगो को जो है नरम कर ले, जैसे रुख को नरम किया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले तो मामला हो जाएगा। लेकिन आप देखो ना, अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री थे, उनका बेटा, सारा वीडियो देखा कैसे उनके बेटे से वो किसान जीप चढ़ी और किसान को चले, लेकिन उनका विभाग नहीं बदला गया। इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, उसमें भी इस्तीफे की मांग हो रही थी, सब हो रहा था, भले चुनाव हार गए, वो चुनाव हार गए, वो अलग बात है। लेकिन और होम मिनिस्टर थे, मतलब
गृह राज्य मंत्री जो पुलिस से जुड़ा हुआ विभाग है, बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक अलग प्रोटोकॉल होता है वो सब। तो मैं कह रहा हूँ सरकार का अभी तक की शैली तो यही है, लेकिन संभव है, मुझे बार बार लगता है कि शायद फिर खुद प्रधानमंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का ऐलान कर दें, जैसे उन्होंने किसान कानून वापस लेने का ऐलान किया था। बिल्कुल सर, फाइनल कमेंट आपका। तो यही जो स्थिति बनी है, बड़ी अजीब स्थिति है कि आंदोलनकारियों से वो अड़ गए हैं कि साहब इस्तीफा चाहिए, सरकार फंसी हुई है, विपक्ष भी यही मांग कर रहा है। तो अब टू कंक्लूड कैसे इसको, इस हम पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करें, क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की पूरी कोशिश होगी कि ये आंदोलन 15 अगस्त तक ना चले किसी भी स्थिति में। 15 अगस्त के पहले ये आंदोलन खत्म हो। 15 अगस्त आ रहा है, लास्ट टाइम 26 जनवरी की जिस समय रहा था, तो सरकार इस बात को जानती है कि ये 15 अगस्त तक चला तो सरकार के लिए एक नया परेशानी का कारण बनेगा। और लंबा आंदोलन चलता है तो रोज कुछ ना कुछ होता है, कोई ऐसी घटना होगी और सारा जो सेंटिमेंट है वो आंदोलन के साथ जुड़ेगा और कुछ भी होगा सारा निगेटिव सरकार के पास जाएगा। सरकार इस बात को भी जानती है कि भाई 8 महीने के बाद आपको 5 राज्यों के चुनाव में जाना है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर और गोवा चुनाव में जाना है। वो चुनाव भी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश तो लगा हुआ है, स्टेट है, बड़ा स्टेट है। तो राम जन्म मंदिर में जो चंदा चढ़ावा चोरी का मामला हुआ, उसके बाद ये दूसरा मामला हुआ है, तो सरकार इसका बहुत लंबा खींचना नहीं चाहती है। और मुझे लगता है कि उसी कारण सरकार ने जो भी सोनम वांगचुक को तैयार किया होगा उनका अनशन तोड़वाया है। और सरकार को ये लग रहा है कि भाई हमने आधी लड़ाई जीत ली, आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत ली है सोनम वांगचुक के इस्तीफे के बाद। अब सरकार इनको इतना भाव देने की मूड में नहीं है, लेकिन सरकार ये भी नहीं चाहेगी कि आंदोलनकारी जंतर मंतर पर बैठे रहे। तो सरकार क्या करेगी? अब सरकार के पास 2 ही विकल्प है, या तो सरकार इनकी बात मान के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले, नंबर 1, तो मामला खत्म हो जाएगा, या सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बना के रखेगी और जंतर मंतर से उनको उठवा दे। तो क्या सरकार उसकी ओर बढ़ेगी? ये देखने वाली होगा, उसकी ओर बढ़ेगी। 2 के अलावा सरकार के पास तीसरा विकल्प फिलहाल है नहीं। सरकार, मुझे लगता है कि सरकार अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेगी तो सरकार इस आंदोलन को कैसे डाइल्यूट किया जाए, कैसे इसको कमजोर किया जाए, सरकार उसकी रणनीति पर काम करेगी। सरकार बिल लेकर आएगी और फिर ये बताएगी देखिए इतना स्ट्रांग बिल हम लेकर आए। सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि ये आंदोलन जो है ये पूरा विपक्ष द्वारा प्रायोजित है, आम आदमी पार्टी द्वारा है, कांग्रेस द्वारा है, और उसको कमजोर करने की कोशिश करेगी। क्या सरकार उसमें सफल होती है, या अभिजीत दीपके और उनकी टीम लंबे समय तक वहां पर छात्रों को इकट्ठा करने की स्थिति में बनी रहती है? ये देखने वाली बात होगी। अब ये पूरा आंदोलन इसी के ऊपर निर्भर करता है और मुझे लगता है कि सरकार फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी, इसकी मुझे संभावना कम नजर आती है। लेकिन सर, सरकार कुल मिलाकर फंसी हुई है, क्योंकि जेनजी ये नई पीढ़ी है, इनके आंदोलन करने का तरीका अलग है। मोबाइल पर पूरा आंदोलन शुरू हुआ, वहां से एक पार्टी बन गई, ऐसी पार्टी जो भी कागजों पर नहीं, सिर्फ मोबाइल पर है, इंस्टा पर है। और वो पार्टी देश के जंतर मंतर पर खड़े होकर इस देश की सरकार से नेगोशिएशन कर रही है कि छात्रों की मांग को मानिए। ये नई पीढ़ी की ताकत है। हिंसा का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन अगर ये ताकत है इनकी और अहिंसक तौर पर ये आंदोलन चलता रहे तो बिल्कुल स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसे कई आंदोलन। सर, वो मुंबई का एक बहुत वायरल हो रहा है कि वो लड़की पुलिस की वैन के आगे खड़ी है, वो बहुत वायरल हो रहा है, मतलब प्रतीकात्मक रूप से बहुत वायरल हो चुका है। चेहरा बन रही है महाराष्ट्र में आंदोलन का, जैसे वो नया है यहाँ दिल्ली में। तो इस तरह नए नए चेहरे निकल करके आते जा रहे हैं। ये भी सरकार को देखना पड़ेगा कि आपने सोनम वांगचुक को समझा लिया, अनशन तोड़वा दिया, अभिजीत दीपके को आप मनवा ले, बाकी तो ये जो आते जाएंगे उनको कैसे आप रोकेंगे? इसलिए सरकार को कोई ना कोई ऐसी पहल करनी पड़ेगी जिससे ये युवा पीढ़ी का जो है गुस्सा, रोष, असंतोष जो भी है वो शांत हो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो कुल मिलाकर जो ये आंदोलन चल रहा है, इससे जुड़ा हर अपडेट जिंगाबाद लगातार आपको दे रहा है। और अभी हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौंगाकर साहब थे, जिन्होंने, इनका एक लंबा अनुभव है, तो इन्होंने भी बताया कि इस आंदोलन की खासियत ये है कि आंदोलन का कोई ऐसा बड़ा चेहरा भी नहीं है, लेकिन जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं। अब सरकार को फैसला लेना है कि उनकी मांगें माने या कोई बीच का रास्ता निकाले। जो कुछ भी होगा हम सबसे पहले जिंगाबाद पर आपको जरूर दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।